नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, के क्लासेज के इस ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं फतेह सिंह आपके लिए लेकर के आया हूं भारतीय इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंधु जो सभ्यता है इसके अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी ज्ञात करेंगे। तो मित्रों, ये जो क्लास है एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवार, शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सभी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो अंत तक बने रहें आप हमारे साथ और लेते रहें क्लासों का आनंद। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सभ्यताओं के क्रम में कालीबंगा सभ्यता की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। तो देखिएगा, जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा की बात करेंगे। भाई जो कालीबंगा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की क्या होता है दोस्तों? चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। क्लियर? यानी कालीबंगा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काले रंग की चूड़ियां। और देखिए दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? इस सभ्यता को कहा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है? तृतीय राजधानी। और यही प्रश्न पूछा गया है किसमें? सेकंड ग्रेड एग्जाम में। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 यह प्रश्न आया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को। और इस सभ्यता को और क्या कहते हैं? दीनहीनों की बस्ती। दीनहीनों की क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। अथवा मैं ये कहूं, दीनहीनों का क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ तो काले रंग की चूड़ियां होता है और इसे दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। साथ में कालीबंगा सभ्यता को दीनहीनों का नगर कहते हैं अथवा दीनहीनों की क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीनों का नगर और दीनहीनों की क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। देखिएगा, जो कालीबंगा है, अब हम बात किसकी करेंगे? कालीबंगा सभ्यता का कौन से स्थान पर स्थित है, ये बात बाद में कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कालीबंगा जो सभ्यता है इसके चरण कितने हैं? चरण यानी कितने चरणों तक विद्यमान रही थी? 3 चरणों तक विद्यमान रही। चरण कितने हैं इसके? 3 है। जो पहला चरण आता है वह चरण था प्राक हड़प्पा कालीन। कौन से काल की है? प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। मैं आपके प्राक हूं, प्राक हड़प्पा कालीन। प्राक का मतलब पहले होता है, यानी कालीबंगा प्राक हड़प्पा काल की है। प्राक यानी क्या होता है? प्राक का मतलब होगा पहले, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से पहले कहां चुकी थी? अस्तित्व में। तो हड़प्पा के समय में विद्यमान थी, तो मैं कहूंगा हड़प्पा कालीन सभ्यता। कौन से काल की हो गई? हड़प्पा काल की। और हड़प्पा के बाद में विनाश हुआ तो उत्तर हड़प्पा कालीन। भाई हड़प्पा के बाद में विनाश हुआ, उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता। उत्तर हड़प्पा कालीन क्या है? सभ्यता है। अर्थात मैंने आपसे क्या कहा कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका शाब्दिक अर्थ तो काले रंग की चूड़ियां होता है। और दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इसे दीनहीनों की बस्ती कहते हैं और दीनहीनों का क्या कहा जाता है? नगर भी कहा जाता है। और कालीबंगा के जो चरण थे, यह सभ्यता 3 चरणों तक विद्यमान रही, यानी हड़प्पा से पहले अस्तित्व में आ गई। तो प्राक हड़प्पा काल की कह दी। हड़प्पा के समय में विद्यमान थी तो हड़प्पा काल की सभ्यता हो गई। और हड़प्पा के बाद में विनाश हुआ, यानी उत्तर हड़प्पा काल की क्या हो गई? सभ्यता। यानी इस सभ्यता के कितने चरण रहे? 3 चरण। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। देखिए, यहां से आगे हम बात करेंगे, यहां से आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां से आगे हम बात करें कि ये जो सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की बात करें वर्ष 1953 ईस्वी, वर्ष 1952 वर्ष 1952 ईस्वी में किसने की थी? अमलानंद घोष। किसने की दोस्तों? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा।
किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज का कार्य किया गया। लेकिन एक बार खोज के बाद में पुनर्खोज करना क्या कहलाएगा मित्रों? उत्खनन। इसका उत्खनन किसने किया था? ब्रजवासी लाल ने। ब्रजवासी लाल यानी ये कहेंगे बीबी लाल। भाई ब्रजवासी को बीबी लाल बोल सकता हूं, बात एक ही है, बीबी लाल। एंड और किसने किया? बीके थापर। बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। ब्रजवासी लाल व क्या कहूंगा? बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर यानी इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया है। जबकि खोज 1952 में किसने की है? अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की। कब की मित्रों? 1952 में। जबकि इसका जो उत्खनन है वो किसने किया? ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया। अब यहां से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात किसकी करेंगे दोस्तों? स्थान की। तो ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा जो सभ्यता है वो कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान का जिला कौन सा आता है? हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी है? प्राचीन सरस्वती। प्राचीन कौन सी है? सरस्वती। और वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान घग्गर के किनारे। वर्तमान कौन सी नदी है? वर्तमान घग्गर नदी। घग्गर नदी वर्तमान घग्गर नदी के कहाँ स्थित है? किनारे। भाई वर्तमान में कौन सी नदी है? घग्गर है। और प्राचीन की बात करेंगे तो क्या आएगी? सरस्वती। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, और हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी बहती है? सरस्वती। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे। तो बात ये करते हैं, घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी है, इसके उपनाम है। इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। घग्गर को मृत नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? लेटी नदी। लेटी हुई नदी भी कहते हैं। और इसे मूसल नदी भी कहा जाता है। यानी घग्गर जो नदी है ना, घग्गर नदी के काफी उपनाम है। घग्गर को मृत नदी कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं, लेटी हुई नदी कहते हैं। और जो मूसल नदी है, इस मूसल नदी के जो किनारा है, और इस किनारे पर कौन सी सभ्यता उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों इसके किनारे पर घग्गर नदी उत्पन्न हुई है। और घग्गर नदी के जो किनारे है, घग्गर नदी के कहा है मित्रों? किनारे कौन सी सभ्यता का उद्भव हुआ? तो घग्गर के किनारे पर कौन सी सभ्यता उत्पन्न हुई है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता उत्पन्न हुई है। तो देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चल रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। देखिए यहां से आगे हम बात करेंगे साहब विशेषताएं क्या है। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों? विशेषताओं की। भाई कालीबंगा की विशेषताएं क्या है? तो भैया जो पहली विशेषता आती है, विशेषताएं, पहली विशेषता क्या थी? काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण। काले रंग की क्या मिली है? चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। चूड़ियों के प्रमाण कालीबंगा की पहली विशेषता थी। काले रंग की क्या मिल गई? चूड़ियां। इस सभ्यता से हमें काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण। अब सुनिएगा, मात्र देवी की क्या मिली है? मूर्ति। मात्र देवी की मूर्ति के क्या मिले हैं? प्रमाण। यानी यहां से हमें मात्र देवी की मूर्ति, वही नारी की मूर्ति मिली, और नारी को क्या नाम दिया? मात्र देवी नाम दिया गया। अब यहां से आगे हम बात करें, कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका नगर नियोजन क्या था? क्या रहा था इसका? नगर नियोजन। यानी कालीबंगा सभ्यता का नगर नियोजन क्या था? यानी कालीबंगा जो नगर है वो किस प्रकार से था? तो कालीबंगा का नगर नियोजन कितने भागों में डिवाइड था? 2 भागों में। अर्थात कालीबंगा सभ्यता कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में बटी हुई थी। बात क्लियर है? इसे नाम दिया गया गढ़ी क्षेत्र। क्या नाम दिया गया? गढ़ी क्षेत्र नाम दिया गया। और एक भाग को, यानी एक तो ये कहूंगा घग्गर के किधर की ओर थी? दाईं ओर। घग्गर के दाईं ओर बसा हुआ था, और एक घग्गर के किधर की ओर बसा हुआ था? बाईं ओर। यानी कालीबंगा जो नगर है वो एक तो घग्गर के दाईं ओर बसा हुआ है, और एक घग्गर के कैसे है? बाईं ओर। बाईं ओर बने यानी बसे नगर को गढ़ी क्षेत्र नाम दिया गया। तो इसे क्या नाम दे दिया गया? नगर क्षेत्र। इसको क्या नाम दे दिया गया?
नगर क्षेत्र नाम दे दिया गया। बात क्लियर है। अब इसको नाम दिया गया उच्च भूमि, इसको मैं क्या कह सकता हूं, उच्च भूमि, और इसको क्या कह सकता हूं, निम्न भूमि कह सकता हूं। अरे बात तो एक ही है भाई, बात तो एक ही है। सुनिए कैसे है भाई, मैंने क्या बोला, कालीबंगा का नगर जो नियोजन था, कालीबंगा का नगर नियोजन ये कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में। कालीबंगा का नगर नियोजन 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है, 2। एक तो घग्गर के बाई और जो घग्गर के बाएं हैं इसको तो नाम क्या दे दिया गया, गढ़ी क्षेत्र। और जो घग्गर के दाएं हैं इसको नाम क्या दे दिया गया, नगर क्षेत्र। जो गढ़ी क्षेत्र है इसको उच्च भूमि कहते हैं, और जो नगर क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, निम्न भूमि कहते हैं। लेकिन दोनों के चारों ओर, लेकिन दोनों के किधर की ओर है, चारों ओर, यानी दोनों के चारों ओर सुरक्षा की क्या बनी हुई है, दीवार। समझे आप, दोनों के चारों ओर सुरक्षा की क्या है, दीवार। भाई ये तो घग्गर के बाईं ओर बसा हुआ था और ये घग्गर के किधर की ओर, दाईं ओर। दोनों के चारों ओर सुरक्षा की क्या बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। इसलिए कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता को क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। क्या कहते हैं, दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। दोहरे परकोटे, दोहरे परकोटे वाली क्या कहा जाता है, दोहरे परकोटे वाली सभ्यता कहते हैं। मतलब कैसे कहते हैं, कालीबंगा जो नगर था वो कितने भागों में डिवाइड था, 2 भागों में वर्गीकृत। 2 भागों में नगर नियोजन क्या था, वर्गीकृत था। एक तो घग्गर के बाईं ओर था, एक घग्गर के दाईं ओर। जो दाईं ओर भवन बने हुए हैं इसको नगर क्षेत्र नाम दिया है, और इधर बने हुए हैं उनको कौन सा क्षेत्र नाम दिया है, गढ़ी क्षेत्र। और गढ़ी क्षेत्र को उच्च भूमि कहते हैं और नगर क्षेत्र को क्या कहते हैं, निम्न भूमि कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इतनी बात को क्लियर करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाए और क्वेश्चन क्लियर करते जाए। कोई डाउट्स आपके दिमाग में आ रहा हो तो क्लियर करते जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां से आगे कुछ बात हम लोग और करेंगे, तो पानी पी लो दोस्तों और पढ़ते चलो। देखिए यहां से आगे और बात भी हम लोग करेंगे, समझिएगा। यहां से आगे हम लोग और बात करें कि और इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, कालीबंगा सभ्यता की और विशेषताएं क्या है। तो देखिएगा यहां से जो ईंट मिलती है, ईंट, कालीबंगा सभ्यता से कैसी ईंट मिली, यानी अलंकृत कच्ची ईंट। अगली विशेषताएं क्या है, अलंकृत कच्ची ईंटों के प्रमाण। अलंकृत कच्ची ईंटों के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंट लेकिन कैसी थी, अलंकृत। अलंकृत का मतलब क्या होता है, चित्रित। ईंट कैसी मिली है मित्रों, चित्रित, यानी अलंकृत चित्रित ईंट मिली। जो ईंट मिली वो कच्ची मिट्टी की थी, लेकिन प्रायोग क्या थी, चित्रांकन किया गया। जो ये चित्रित ईंट है वो किसको दर्शाती है, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं उनकी हस्तकला, हस्तकला के प्रति, हस्तकला के प्रति अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति प्रकट करती है, अभिव्यक्ति प्रकट करती है। यानी यहां से जो हमें अलंकृत ईंट मिली है वे अलंकृत ईंट किसको दर्शाती है कि कालीबंगा जो सभ्यता के लोग थे वो हस्तकला के बारे में भी अपनी रुचि को रखा करते थे, क्योंकि ईंटों पर क्या किया गया, चित्रांकन किया गया। ईंटों की जो आकृति है, ईंटों की आकृति कैसी थी, तो यहां से मिली जो ईंट है, ईंटों की आकृति कैसी थी दोस्तों, आयताकार। कालीबंगा सभ्यता से मिली ईंटों की आकृति कैसी थी, आयताकार थी। ईंटों का अनुपात क्या था, ईंटों का अनुपात था 4:2:1 सेंटीमीटर। यानी मैं ये कहूंगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी जो ईंट मिली वो 4:2:1 में थी। अगली विशेषता की बात करें और इस सभ्यता की विशेषताएं क्या रही थी। जो कालीबंगा जो सभ्यता है, यहां से हमें यानी किसके प्रमाण मिलते हैं, जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। यानी इस प्रकार से खेत था,
इस प्रकार से। खेत कैसे थे? जूते हुए। अरे खेत कैसे थे? जूते हुए खेत थे। तो अगली जो विशेषताएं हैं तो कालीबंगा सभ्यता की क्या है? जूते हुए खेतों के क्या मिले हैं? प्रमाण। मान लेते हैं खेत जूता हुआ है, यहाँ पर गेहूं बो रखा है, सही भाई, यहाँ पर जौ बो रखा है, क्लियर है, और यहाँ पर क्या बो रखा है? चना। यानी क्या कहेंगे? कालीबंगा से ऐसा खेत मिला और खेत कैसा था? जूता हुआ। जैसे इसमें गेहूं बो रखे, इसमें जौ बो रखे, इसमें क्या बो रखा है? चना। तो मैं क्या कहूंगा? जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले? जूते हुए खेतों के प्रमाण। जूते हुए खेतों के क्या मिले हैं? प्रमाण भी इस सभ्यता से मिले हैं। और जब जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले तो एक निश्चित समय में, एक क्या है? निश्चित समय है। एक निश्चित समय में एक से अधिक, एक से क्या है? अधिक है, एक से अधिक कृषि फसल उगाने के प्रमाण, कृषि फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। उगाने के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। एक निश्चित समय में एक से अधिक कृषि फसलों को उगाया गया। जैसे एक खेत है और खेत में क्या बो रखा है? एक खेत में गेहूं बो रखा है, इसी के अंदर जौ बो रखा है, और इसी के अंदर क्या बो रखा है दोस्तों? चना। तो खेत एक ही है, समय एक ही है, यानी गेहूं के साथ में जौ होते हैं और जौ के साथ में चना होता है, यानी एक निश्चित समय में की जाते तीनों फसल। तो भैया एक जो खेत है, एक खेत में एक से अधिक कृषि फसलों को बो रखा था। तो आप क्या कहोगे कि एक निश्चित समय में एक से अधिक कृषि फसलों को उगाने के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अब सुनिएगा, जब सुनिए गेहूं प्लस कौन सी फसल उगाई गई थी? प्लस जौ है, गेहूं के साथ में जौ है, और जौ के साथ में क्या है? चना। चना की क्या है? कृषि है। भाई गेहूं के साथ में जौ बो रखे और जौ के साथ में क्या बो रखा है? चना। तो ऐसी कृषि को कौन सी कृषि कहेंगे? गोचणी कृषि। दोस्तों कौन सी कृषि कहेंगे? गोचणी कृषि। तो क्या कहेंगे? गोचणी कृषि के क्या मिलते हैं? यहां से प्रमाण मिलते हैं। यानी इस सभ्यता से हमें गोचणी कृषि के प्रमाण मिल गए। अब सुनिए भाई साहब कि गोचणी जो कृषि है, इस कृषि का और नाम क्या है? इस कृषि को क्या कहते हैं बेटा? बेजल कृषि भी कहा जाता है। गोचणी कृषि को कौन सी कृषि कहते हैं? बेजल कृषि। तो मैं ये कह सकता हूं गोचणी अथवा बेजल कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। अरे बेजल बोल दो या गोचणी बोल दो, गोचणी कृषि का दूसरा नाम मिलता है बेजल कृषि। और इसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के प्रमाण, मिश्रित कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण भी मिले हैं। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है, यहां से हमें मिश्रित कृषि के प्रमाण मिलते हैं, और गेहूं, जौ और चना तीनों फसलों को एक साथ उगाने के क्या मिलते हैं? प्रमाण। यानी जो तीनों फसल है उनको एक साथ में उगाने के क्या मिलते हैं? प्रमाण। इसके अलावा यानी गोचणी कृषि और बेजल कृषि के क्या मिलते हैं? प्रमाण। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। चलिए साहब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चल रहे हैं भैया, पढ़ते चलो और आगे चलते चलो। देखिए यहां से आगे वाली बात करते हैं। अगली विशेषता के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी और विशेषता क्या है। भैया जो कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ की सड़क सिस्टम की बात करें, कालीबंगा सभ्यता की किसकी बात करेंगे? सड़क। तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी सड़कों की बात करें, इस प्रकार की कालीबंगा सभ्यता में क्या हुआ करती थी? सड़क हुआ करती थी। कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें सड़क किस प्रकार से थी समझिएगा। एक कालीबंगा एक नगर है। क्या है बेटा? नगर। और नगर के चारों ओर या नगर के अंदर कौन सा मार्ग जा रहा है? इस प्रकार से एक मार्ग जा रहा है। गया मार्ग भाई? बिल्कुल ये गया, यानी इधर से सड़क इधर गई, और ये सड़क इधर से किधर चली गई? इधर चली गई। क्लियर है ना? ये सड़क इधर से इधर चली गई। देखिएगा दोबारा से बनाकर बता दो। यानी कालीबंगा एक नगर है, यानी ये ऐसा नगर था, नगर, एक कालीबंगा नगर है। इसमें इस प्रकार से क्या गुजर रही है? सड़क गुजर रही है। इस प्रकार से क्या जा रही है? सड़क। इसमें इस प्रकार से क्या जा रही है? सड़क। देखिए इस प्रकार से क्या जा रही है? सड़क जा रही है।
इस प्रकार से सड़क जा रही है। देखिए समझिए, एक कालीबंगा नगर है, इसमें ऐसे क्या जा रही है, सड़क जा रही है। अब सुनिए साहब, यानी इसमें इस प्रकार से सड़क जा रही है, ए हो गया, समझिए आप, हाँ कोई नहीं, ये सड़क है, यानी कालीबंगा नगर है, और नगर में इस प्रकार से क्या जा रही है, सड़क। ए सड़क इधर जा रही है फॉर एग्जाम्पल, यानी इस प्रकार से ए सड़क इधर की ओर जा रही है, क्लियर, ये इधर की ओर जा रही है, ये इधर जा रही है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री। कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा, सड़क कैसी थी, समकोण पर काटती सड़क। सड़क कहां पर काट रही थी, समकोण पर काटती, क्या थी, काटती हुई सड़क, हुई क्या है, सड़क। इसकी अगली विशेषता क्या है, सड़क आपस में कहां पर काट रही थी, समकोण पर काट रही थी, क्लियर है। ऐसी सड़क जो समकोण पर काट रही हो, इसको क्या नाम दिया, ग्रिड पद्धति। सड़क कौन सी पद्धति से बनी हुई थी, ग्रिड पद्धति की सड़क थी, और इस सड़क को कहा गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या नाम दिया, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। कौन सी पद्धति नाम दिया, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति नाम दिया। भाई इसको मैं जाल पद्धति कह सकता हूं क्या, जाल पद्धति। कालीबंगा की सड़क बनी हुई है जाल पद्धति से, और इसके अलावा आकृति कैसी है, चेस बोर्ड जैसी। कैसी दोस्तों, चेस बोर्ड। चेस बोर्ड तो देखा होगा, चेस बोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड। अरे शतरंज नहीं खेलते क्या, शतरंज, तो शतरंज किस पर खेला जाता है, चेस बोर्ड पर। कालीबंगा सभ्यता की सड़क कैसी थी, समकोण पर काट रही थी। भाई ये सड़क इधर की ओर काट रही है, कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री। ये भी कितने का, 90 डिग्री। ये भी कितने का, 90 डिग्री। क्लियर है। सड़क कहां पर काट रही है, समकोण पर। इधर से कोण देख लो, ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री। ये भी एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। सड़क आपस में समकोण पर काट रही थी, अर्थात ग्रिड पद्धति से सड़क बनी हुई थी, अथवा ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति से क्या बनी हुई है, सड़क। इस पद्धति को नाम क्या दिया गया, जाल पद्धति, और क्या नाम दिया गया, चेस बोर्ड पद्धति से क्या बनी हुई है, सड़क बनी हुई है। लेकिन सुनिएगा, कालीबंगा सभ्यता, मान लेते हैं, समझना यहाँ पर, यानी ये कालीबंगा सभ्यता का मुख्य मार्ग जा रहा है। कौन सा मार्ग मान लेते हैं इसको, मुख्य मार्ग। भवन कैसे बने होते, और ये जा रहा है निम्न मार्ग। ये कौन सा मार्ग जा रहा है, निम्न मार्ग। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये मुख्य मार्ग जा रहा था, वो कौन सा मार्ग जा रहा है, निम्न मार्ग जा रहा है। क्लियर। यहां पर एक क्या बना हुआ है, भवन बना हुआ है। एक क्या बना हुआ है, भवन, समझ गए, ये भवन है, क्लियर है ना। तो भवनों का ये क्या है, दरवाजा है। ये क्या है, दरवाजा, दरवाजा। कालीबंगा सभ्यता में क्या बना हुआ है, भवन बना हुआ है, भवन। क्लियर। यानी ये तो कौन सा मार्ग जा रहा है, निम्न मार्ग। ये कौन सा मार्ग है, मुख्य मार्ग। जो भवन बना हुआ है, भवनों का दरवाजा मुख्य मार्ग में नहीं खुलकर, मुख्य दरवाजा मुख्य मार्ग में नहीं खुलकर, या मुख्य मार्ग की और नहीं खुलकर, मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलकर, खुलकर किधर की ओर खुलता था, पीछे की ओर, पीछे की और खुलता था, और खुलता था, खुलता था। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है, इसमें भवनों का दरवाजा मुख्य मार्ग में नहीं खुलता था, मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुल करके कालीबंगा सभ्यता में भवनों का दरवाजा किधर की ओर खुल रहा था, पीछे की ओर खुल रहा था। जो किसको दर्शाते, जो कालीबंगा जो सभ्यता है, अर्थात इस सभ्यता के जो लोग हैं वो कैसे थे, शांति प्रिय लोग थे। किसको अभिव्यक्ति करता है, कालीबंगा सभ्यता के लोग शांति प्रिय प्रवृत्ति के थे। मतलब कैसे थे कि भवनों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे, निम्न मार्ग की ओर खुलते थे। भाई इधर से सीधी सड़क जा रही है, बड़ा हाईवे जा रहा है, उधर को गली को सड़क जा रही है, तो जो बीच में भवन है, वर्तमान में जो भवन है मुख्य मार्ग की ओर खुल रहा है, लेकिन कालीबंगा के भवन किधर की ओर खुलते थे, निम्न मार्ग की ओर खुलते थे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। देखिए यहां से आगे हम बात करेंगे, समझिएगा, यहां से आगे हम बात करें विश्व में एकमात्र जगह, विश्व में एकमात्र जगह, कालीबंगा एक नगर था ऐसा, विश्व में एकमात्र जगह, लकड़ी की नाली, लकड़ी की क्या मिली है, नालियों के प्रमाण, नालियों के क्या मिले हैं, प्रमाण। यानी विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता कालीबंगा जहां से लकड़ी की नालियां, एक किसको दर्शाती है, सुव्यवस्थित, किसको दर्शाती है, सुव्यवस्थित जल निकासी का उदाहरण। किसका उदाहरण है,
जल निकासी का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है हमें? कालीबंगा सभ्यता में। सुव्यवस्थित जल निकासी का उदाहरण भी कहाँ देखने को मिलता है? कालीबंगा में देखने को मिलता है। यहाँ से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। 7 अग्नि क्या मिली है? वेदिकाएं। वेदिकाएं भाई इस प्रकार से अग्नि वेदिकाएं मिली है। कितनी मिली है? 7 अग्नि, यानी आग। वेदिका का मतलब कुआं, आग का कोई कुआं नहीं होता है, यानी इस प्रकार से अग्नि वेदिकाएं मिली। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्लियर है? अर्थात अग्नि वेदिकाओं के अंदर क्या मिले? किसके प्रमाण मिले हैं? कंकाल के। इसके अंदर क्या मिल गया? कंकाल मिल गया। समझे आप लोग? कंकाल है। सुनिए, अग्नि वेदिकाएं मिली अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे कालीबंगा के, और धार्मिक जो आयोजन हुआ करते थे, धार्मिक आयोजनों के अवसर पर यज्ञ और क्या किया करते थे? अनुष्ठान किया करते थे। धार्मिक आयोजनों के अवसर पर क्या करते थे? यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और यहां से जो कंकाल मिला, ये कंकाल किसको दर्शाता है? बलि प्रथा को। किसकी जानकारी? बलि प्रथा की क्या होती है? यहां से जानकारी होती है। यानी कि किसको दर्शाते हैं? बलि प्रथा को दर्शाते हैं। इसके अलावा और विशेषताओं की बात करें, और इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, तो जो कालीबंगा सभ्यता है, यहां से हमें शल्य चिकित्सा, किसके प्रमाण मिले हैं? शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य चिकित्सा की क्या मिले हैं? प्रमाण। यानी चिकित्सा की वह इकाई जिसमें चीर फाड़ की जाती हो। तो मानव का मस्तिष्क जो है, इसका छिद्रित अवस्था में कंकाल मिला है, और जो छिद्रित अवस्था का जो कंकाल है वो किसको दर्शाता है? शल्य चिकित्सा को दर्शाता है। ध्यान रखना। इसके अलावा ऊंट पालने की जानकारी, ऊंट पालने की जानकारी, ऊंट पालने की क्या होती है? इससे जानकारी होती है। ऊंट पालने की भी क्या होती है? जानकारी। ऊंट पालने की जानकारी हमें कालीबंगा से होती है। और भी हम लोग बात कर लेते हैं, और कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी भाई? इनके अलावा जो कालीबंगा सभ्यता है, वहां से हमें और किसके प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो देखिएगा, यहां से और प्रमाणों की हम लोग बात करते हैं। ऊंट पालने की जानकारी हो जाती है। यहां से हमें भूकंप के प्रमाण, भूकंप, और भूकंप के एकमात्र जगह, भूकंप के एकमात्र जगह प्रमाण, भूकंप के एकमात्र जगह क्या मिलते हैं? प्रमाण। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान था कालीबंगा, जहां से हमें भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिले दोस्तों? भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। यही बात हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के यहां तक के स्थलों की है। और यहां से जो अगली क्लास है, उसमें हम शेष कालीबंगा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अगले नगरों की हम लोग बात करेंगे। तो आज तक की क्लास के लिए तो हम लोग यहीं तक विराम देंगे, और शेष बातें सैंधव सभ्यता की हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए आप सभी के लिए थैंक यू, हैप्पी नाइट डे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम साहब।